गुड मॉर्निंग बच्चों। आज टेक्नो शिक्षा आपके लिए आपकी क्लास 12th का चैप्टर 4 का पार्ट 3 लेके आया है। अब तक पार्ट 2 कर चुके हैं। ओके, 1 और 2 दो पार्ट आप कर चुके हैं, अच्छे से समझे भी होंगे। और जिसने अगर 1 और 2 पार्ट नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसका लिंक देख करके आप 1 और 2 पार्ट को भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। 1 और 2 पार्ट के बाद हमने दोनों पार्ट्स के लिए क्वेश्चनायर भी बनाए हैं, तो उन क्वेश्चनायर्स को भी पार्ट सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व करें। ओके, और सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं फिर कहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 12 चैप्टर 4 पार्ट 3। मैंने कहा जिसका नया नाम है ए हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूप। पहले इसका नाम होता था थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें विचारकों के बारे में बताया हुआ है, मैंने आपको बताया था, जरथुस्त्र से लेकर महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध। ठीक है, विश्वास मैंने कहा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अभी हिंदू धर्म के बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। इमारतें मैंने कहा बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स, मूर्तिकला, सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का इतिहास इसमें बताया गया है। ठीक है, शुरू करें। तो मैंने कहा सिर्फ नाम बदला है, बाकी सब कुछ सेम है। और मैंने आपको बताया था इस साल CBSE ने आपके कुछ चैप्टर्स हटा दिए हैं। चैप्टर नंबर 4 तक आपके जो पहली किताब है, इसमें से पहली किताब में से कोई भी चैप्टर नहीं हटा है। तो ये चारों चैप्टर तो हमें अच्छे से करने ही हैं। और जो नया सिलेबस है उसके लिए मैंने कहा आप मेरा जो पिछला वीडियो है जिसमें मैंने नए सिलेबस के बारे में बताया है, कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं, कौन से चैप्टर नहीं डिलीट किए गए हैं, सब उसमें मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो आज की क्लास मैंने कहा इसमें हम जो पढ़ेंगे 6 टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसका 7वां टॉपिक है स्तूपास। स्तूपाज में हम देखेंगे सबसे पहले वाई वर स्तूपाज बिल्ट, क्यों बनाए जाते थे, हाउ वर स्तूपाज बिल्ट, कैसे बनाए जाते थे, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो एक टॉपिक मैंने कहा स्तूपा का है। जो दूसरा उसके बाद टॉपिक आएगा कहता है डिस्कवरिंग स्तूपास, द फेथ ऑफ अमरावती एंड सांची, स्तूपों की खोज। अमरावती और सांची की नियति, दोनों के नियति यानी भाग्य में क्या था। ओके, सांची आज बहुत अच्छी कंडीशन में है और अमरावती का हाल खराब हो चुका है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर इसमें जो तीसरा टॉपिक आएगा आज की क्लास में वो है मूर्तिकला यानी स्कल्पचर। इसमें हम पढ़ेंगे स्टोरीज इन स्टोन्स, क्या स्टोरी निकल के आते हैं, उन पत्थरों में क्या कहानियां बना रखी हैं। सिंबल्स ऑफ वर्शिप, क्या उपासना के प्रतीक हैं। और पॉपुलर ट्रेडिशंस यानी लोक परंपराएं। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक जो आज का है स्तूपास। ये सांची का स्तूप आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत। आगे इस पे तोरण द्वार, पीछे स्तूप। ओके, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए। इसमें दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं, आप देखेंगे, ये भी आपको बताया जाएगा। एक तरफ से सीढ़ी इधर, एक तरफ से सीढ़ी इधर। ये इसके चारों ओर रेलिंग। ठीक है, ये इसमें अंडाकार संरचना, ये इसका तोरण द्वार। ओके, ये इस पर छतरी। अभी इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको हम बताएंगे। चलें आगे, चलिए शुरू करते हैं आगे। स्तूपास मैंने कहा क्या कहता है, स्तूपास रेफर टू अ माउंड ऑफ सेमीसर्कुलर अर्थन माउंड्स वेयर सम रेलिक्स एसोसिएटेड विद बुद्धास दैट वर कंसिडर्ड सेक्रेड। कहता है स्तूप अर्धगोलाकार मिट्टी का टीला जहां पर बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेष जिन्हें पवित्र माना जाता था। ओके, कहता है सच एज देयर बोन्स और सिमिलर वंस यूज्ड बाय देम, या तो उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं वर बरीड, संभाल कर गाड़ कर रख दी गई हैं। दोज माउंट्स वर कॉल्ड स्तूपास, इस टीले को क्या कहा जाता है, स्तूपा। ओके, तो खास बात स्तूपा के अंदर क्या है, वो टीला है मिट्टी का जिसके अंदर बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेष रखे हुए हैं। वो अवशेष जिन्हें पवित्र माना जाता है, बुद्ध के कुछ अवशेष, उनकी अस्थियां, राख अस्थियां या उनके द्वारा प्रयोग किया गया सामान जो गाड़ दिया गया है इसके अंदर। ओके, और कहता है स्तूप का संस्कृत अर्थ होता है टीला यानी हीप। ये टीला सा आपको दिखाई दे रहा है बगल में, मैंने ये आपका स्तूप का एक चित्र बनाया हुआ है। ओके, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। चैत्य, चैत्य शब्द चिता से बना है। मैं आपको फिर बता दूं, चैत्य जो वर्ड है ये बना है चिता से। कह रहा मे ऑल्सो हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चिता मीनिंग अ फ्यूनरल प्योर एंड बाय एक्सटेंशन अ फ्यूनरली माउंट। कहता है शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। ओके, शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर
सुरक्षित रख दिए जाते थे और अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। तो कहता है बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा की गई, कई प्रकार के चैत्य हैं, जैसे लुम्बिनी में है, बोध गया में है, सारनाथ, कुशीनगर। ठीक है, लुम्बिनी मैंने कहा ये जुड़ा हुआ है गौतम बुद्ध के जन्म से। बोध गया मैंने कहा जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ कहता है जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ। ओके, कुशीनगर जहां गौतम बुद्ध को महापरिनिब्बाण यानी कि महापरिनिर्वाण यानी जहां इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु के लिए महापरिनिब्बाण वर्ड यूज किया गया है। ओके, ठीक है, निब्बाण मतलब ज्ञान, तो बहुत सारा ज्ञान। मृत्यु क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान। तो महापरिनिब्बाण कहता है जीवन मरण के बंधन से मुक्ति। महापरिनिब्बाण का मतलब क्या हुआ? जीवन मरण के बंधन से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम द शकल्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। ओके, ग्रेजुअली ईच ऑफ दीज प्लेस कम टू बी रिगार्डेड एज सेक्रेड। ये धीरे धीरे सारी जगह पवित्र स्थल बन गई क्योंकि ये बुद्ध से जुड़ी हुई थी। ओके, कहता है स्तूप, चैत्य और विहार, ये तीन वर्ड आते हैं बौद्ध धर्म से, स्तूप, चैत्य और विहार। तो मैंने कहा स्तूप क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ है ढेर यानी टीला। यह टीलेनुमा अर्धवृत्ताकार एक संरचना होती है जिसके अंदर बौद्ध धर्म के अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है। बताया था सुरक्षित रखते हैं। चैत्य शब्द भी चिता से उत्पन्न है और इसका अर्थ है चुनना, चिता के अवशेषों को। ठीक है, तो कहता है ऐसा साधुओं की चिता भूमि अथवा समाधि स्थल पर निर्माण किया जाता था। जो साधुओं की चिता भूमि होती थी या समाधि होती थी वहां पर एक टीला बना दिया जाता था, इसे चैत्य कहते थे। स्तूप इसका आवश्यक भाग होता था, तो चैत्य का ही एक पार्ट है स्तूप, जहां उन अवशेषों को सुरक्षित संग्रह किया जाता था। ओके, कहता है क्रमशः ऐसे स्थलों पर पूजा पाठ की परंपरा भी आरंभ हो गई। तो ये जो जुड़ी हुई चीजें थी इनमें पूजा पाठ शुरू हो गई और साथ में भिक्षुओं श्रमणों के रहने की व्यवस्था भी की गई, जिन्हें विहार कहा जाने लगा। तो विहार क्या है? जहां पर वो रहते हैं, उनके रहने की व्यवस्था। ओके, जो आपके बौद्ध भिक्षु हैं, श्रमण हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था वो की जाती है विहार में। विहारों की अधिकता के कारण ही बिहार नाम पड़ा होगा। कहते हैं जो वहां पर काफी मात्रा में विहार है तो इसीलिए इसका नाम पड़ा बिहार। ठीक, कहता वाई वर स्तूपास बिल्ट, क्यों बनाए जाते थे? चलिए मैंने कहा क्या है उसके अंदर, बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष, कहा था ना। तो कहता है स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी लेकिन बौद्ध धर्म से ये जुड़ गई, अब बाद में धीरे धीरे बौद्ध धर्म में ही शामिल हो गई। कहता है स्तूपों का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि बुद्ध के पवित्र समझे जाने वाले अवशेष जैसे कि उनके शरीर के अवशेष या उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं वहां दफनाई गई। मैंने आपको अभी पिछले में बताया था कि बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष और उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं दफनाई गई, इसलिए ये स्तूपों का निर्माण किया गया। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के रूप में प्रतिष्ठा मिली। ओके, क्योंकि बुद्ध से जुड़े हुए क्या है यहाँ? अवशेष। अशोकावदाना क्या है ये? अकॉर्डिंग टू अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज द अशोकावदाना। तो अशोकावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अनुसार अशोक ने क्या किया? बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांट दिए और उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया कि इसको हर इंपॉर्टेंट टाउन में इन बुद्ध के जो अवशेष है इन्हें ले जाइए और इनको वहां पर गाड़ करके इसके ऊपर स्तूप बनाइए। ठीक है, ताकि बौद्ध धर्म का प्रसार हो, लोग वहां पर पूजा करें, लोग वहां पर शांति के लिए आए। देखिए ये एक और चीज बताई गई है, आपकी किताब में भी दिया है। कहता है स्तूप क्यों बनाए जाते थे? यह उद्धरण महापरिनिब्बाण सूत्र से लिया गया है जो सुत्त पिटक का एक हिस्सा है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटक बताए थे आपको। तो परिनिर्वाण से पहले आनंद ने पूछा, यानी जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो रही थी तो आनंद, मैंने बताया था उनका सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। तो आनंद ने पूछा भगवान हम तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे? तथागत किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? बुद्ध के लिए। तो बुद्ध का ही नाम है तथागत। ओके, तो कहता है हम तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे, मतलब आपकी मृत्यु के बाद आपके जो अवशेष है उनका क्या करना है हमने। तो बुद्ध ने कहा तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। मेरे अवशेषों को छोड़ो, इसके बारे में कुछ मत सोचो, अपने भलाई करो, अच्छे काम करो, उन पे ध्यान लगाओ। पर वो बार बार अड़ जाते कि नहीं भाई बताओ, आप बताइए आपके अवशेषों का क्या करें। तो जब ज़्यादा आग्रह करते हैं तो बोलते हैं उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर थूप बनाना चाहिए। थूप मतलब स्तूप कोई पाली में कहते हैं। ठीक है, थूप बनाए, थूप मतलब स्तूप बनाए और वहाँ पर जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा, ठीक है, लोग वहाँ धूप माला चढ़ाने जाएं, सिर नवाने जाएं, हृदय में शांति आएगी और आपको चिरकाल तक सुख और आनंद मिलेगा। आप लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, कहीं भी पूजा स्थल में जाते हैं, क्यों जाते हैं? आपको हृदय को शांति मिले, ठीक है ना,
इसीलिए तो जाते हैं हम अपने चिर को प्रसन्न करने। ओके, तो वही चीज बुद्ध ने कही कि इससे लोग वहां पर अपने हृदय को, चिर को शांत करने आएंगे। अब महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल देख लेते हैं। एक बोध गया, कहां पर है बोध गया? आपको नक्शे में सारे बौद्ध स्थल पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो कहता है बोध गया, कहां है बोध गया? बिहार में। अजंता, अजंता कहां है? महाराष्ट्र में। देखिए, ठीक है ना, अजंता जो है आपका वो है महाराष्ट्र में। ओके, नजर आ रहा है अजंता, ठीक है। बोध गया ये रहा बिहार में। ओके, कहता है नासिक, नासिक भी महाराष्ट्र में। आपको नक्शा में महाराष्ट्र पता होने चाहिए। अमरावती, अमरावती किधर है आपका? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नागार्जुन कोंडा ये भी किधर है? आंध्र प्रदेश में। ओके, यहां सारी जगह स्तूप बने हुए हैं। श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती बड़ा फेमस है उत्तर प्रदेश में। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। सॉरी, ये उद्देश्य नहीं है, उपदेश है। ओके, सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। तो कहता है श्रावस्ती, श्रावस्ती कहाँ है? मैंने कहा ये भी उत्तर प्रदेश में है, श्रावस्ती, ठीक है। सारनाथ, सारनाथ इंपॉर्टेंट है, अपना पहला सरमन यानी पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ। और सारनाथ कहाँ है आपका? सारनाथ भी यूपी में है, ठीक है। कुशीनगर, कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु मैंने बताया था। ओके, तो ये कुशीनगर कहाँ है? कुशीनगर भी आपका उत्तर प्रदेश में है। भरहूत, भरहूत में भी एक स्तूप है बौद्ध, तो भरहूत, ठीक है। भरहूत आपका किधर है? भरहूत है मध्य प्रदेश में। और सांची, सांची मैंने कहा भोपाल के पास, यह मध्य प्रदेश में है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपको नक्शे में भरवाने के लिए पूछ लेता है। ये मैंने इसलिए 10 के 10 इंपॉर्टेंट आपके लिख दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। ओके, ठीक है। आप अपने नक्शे में इनको भर के देखें, नक्शे का प्रैक्टिस जरूर करें, नक्शे की प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी वाले बच्चों के लिए मैंने इसमें लिखा हुआ है, कहता है, ठीक है, आप सब एक बार देख लें इसको। मेजर बुद्धिस्ट साइट्स, कहता है हाउ द स्तूपास वर बिल्ट, स्तूप कैसे बनाए गए। ओके, ये आपका आपको सांची का एक स्तूप दिखाई दे रहा है, ठीक है, कैसे बनाए गए कहता है। तो पढ़ते हैं, कहता है inscriptions found on the railings and pillars of stupas recorded donations made for building and decorating them। जो उनकी वेदिकाओं और स्तंभों पर जो अभिलेख लिखे हुए हैं उसमें उनको बनाने वाले और सजाने के लिए जिसने दान दिया है उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। मैंने दानात्मक अभिलेख आपको बताए थे, तो इससे पता चलता है कि ये कैसे बनाए गए, किसने इसके लिए दान दिया। यानी जो बनाए गए थे स्तूप किससे बनाए गए थे, ये हम कह सकते हैं दान के द्वारा बनाए गए हैं स्तूप। किसके द्वारा? दान के द्वारा। अब दान किसके द्वारा दिया गया है? कहता है दान राजाओं के द्वारा दिया गया है, ठीक है। दान राजाओं के द्वारा दिया गया है, जैसे सातवाहन वंश के राजा। कुछ दान राजाओं के अलावा शिल्पकारों ने भी दिए हैं, व्यापारियों ने भी दिए हैं, व्यापारियों के संघ, मैंने कहा था गिल्ड्स कहते हैं ना, व्यापारियों के संघ। ओके, उदाहरण सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा जो है वो हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। जो हाथी दांत, आइवरी कहते हैं ना, तो जो इसका काम करते थे, आजकल हाथी दांत का आप काम नहीं कर सकते, ये इलीगल है, पहले ये लीगल होता था। तो हाथी दांत का काम करने वाले जो शिल्पकार थे उसके दान से बनाया गया था ये तोरण द्वार का हिस्सा। कुछ महिलाओं के, पुरुषों और भिक्खु भिक्खुनियों भी दान देते थे, इसका भी वर्णन कई जगह पर मिलता है, ठीक है। भिक्खु भिक्खुनियां या महिला पुरुष कोई भी दान दिया करते थे। अब इसमें जो सातवें, उसमें आपका स्तूपा में जो तीसरा टॉपिक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा, स्तूपा का स्ट्रक्चर के बारे में कहता है। देखिए इसका स्तूपा का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है आपका? वेदिका। ये जो रेलिंग चारों ओर है ये है वेदिका, रेलिंग इसको कहते हैं। ये देखिए तोरण द्वार है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, चारों दिशाओं में 4 गेट है, ठीक है। ये जो अंडाकार संरचना है इसको कहते, जो आपका सेमी सर्कुलर है ना, ये अंडाकार संरचना, इसे कहते हैं अंडा। जो नीचे की तरफ है, इसे मैंने कहा ये वाले जो रेलिंग है इसे कहते हैं मेढी, मेढी कहते हैं। ये पाथ यहाँ पे जहाँ पे परिक्रमा करनी है और ये पाथ जिसमें परिक्रमा करनी है इसको कहते हैं प्रदक्षिणा पाथ। ये ऊपर वाला है, ये लोअर वाला है। ओके, ऊपर की भी एक परिक्रमा करने के लिए है और ये नीचे भी एक परिक्रमा करने के लिए है, ठीक है। ऊपर ये बनाया गया है आपके लिए रेलिंग, इसको हर्मिका कहते हैं और इसके ऊपर छतरी लगी है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं और विस्तार से, जरा ध्यान से देखें। क्या यहाँ ये देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ओके, सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा छतरी और येष्टि, ठीक है ना। तो मैंने कहा येष्टि है, इसके ऊपर छतरी लगी है। यह हर्मिका जो चारों ओर आपका ये बनाया गया है।
ये अंडा मैंने कहा, ठीक है, इसको स्तूपा डोम कहा गया है, अंडा कहते हैं। ओके, मैंने कहा ये वॉकवे जो है प्रदक्षिणापात, अपर लेवल वॉकवे, और ये लोअर लेवल वॉकवे, ठीक है। ये वेस्ट जो आपका तोरण द्वार है, गेट वे, ये ईस्ट तोरण द्वार, ये आपका साउथ हो गया, पीछे नॉर्थ वो दिखाई नहीं दे रहा। ये आपका वेदिका मैंने कहा रेलिंग, ये डबल स्टेयर वे बनाई हुई है, देखो मैंने कहा था दो तरफ से सीढ़ियां हैं, डबल स्टेयर वे बनाई हुई हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये डबल स्टेयर वे हो गई, ये आपका तोरण द्वार हो गया। ओके, ये रेलिंग यानी वेदिका हो गई, ये मेधी हो गई, उसके ऊपर वॉकवे हो गया, इधर एक वॉकवे इधर, ये अंडा हो गया, ये हर्मिका हो गई, इसके ऊपर येष्टि हो गई, उसके ऊपर छतरी हो गई। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? चला जाए आगे। चलिए, आपको यहाँ पे बताता है, कहता है स्तूप की उत्पत्ति एक गोलार्ध लिए हुए, गोलार्ध मतलब गोला जमा अर्ध, आधा गोला, मिट्टी के टीले से हुई है, जिसे अंड कहा गया। अंड मैंने आपको संरचना में भी अंड बताया था ना, अंडा। ओके, ये आपका अंडा। कहता है धीरे धीरे संरचना कॉम्प्लेक्स हुई, पहले तो सीधा एक ऐसे ही मिट्टी का टीला बना दिया गया, धीरे धीरे इस पे और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल बनाया, एक चौकोर और गोलाकार का संतुलन बनाया, जिसे मैंने हर्मिका कहा ना ऊपर, चौकोर या गोलाकार का ये बनाया ऊपर, ठीक है। अंडे के ऊपर एक हर्मिका, यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। ये जो छज्जा बनाया हर्मिका जो है, ये देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से ऊपर एक क्या आता है, मस्तूल निकल रही है, क्या निकल रही है हर्मिका से ऊपर? एक मस्तूल, ये जो ऊपर डंडी जा रही है, ठीक है। कहता है इसे येष्टि कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? येष्टि, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। ये क्या लगाया है मैंने इसके ऊपर? छतरी। ओके, टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी, ये वेदिका जिसे रेलिंग कह रहा है। ओके, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी, जो पवित्र स्थल है और जो सामान्य दुनिया है, दोनों में अलग कर रही है। ओके, देखिए ना आप, ये मैंने कहा ये आपका बिल्कुल ये हो गई आपकी वेदिका, ठीक है ना, ये वेदिका। तो ये बिल्कुल टीले को अलग करके, टीले का मतलब एक तरह से बाउंड्री हो गई, समझ आया? ठीक है, तो कहता है जो सामान्य दुनिया से इसे अलग करती है, ठीक है। ये भी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने कहा सबसे ऊपर 76 स्ट्राइप, आपको जो छतरी दिखाई दे रही है, हर्मिका दिखाई दे रही है, ठीक है। ये मेधी है मैंने कहा ऊपर वाली, और नीचे वाली क्या है? वेदिका यानी रेलिंग। ये तोरण द्वार है आपका। ओके, ये अंडा है। संरचना को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, कई सारी पिक्चर्स में आपको मैंने समझाया, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, ठीक है। कहता इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख दिया, जो भी मैंने हिंदी में बताया था, द स्तूपा ओरिजिनेटेड एज ए सिंपल सेमीसर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ लेटर कॉल्ड अंडा। ओके, कर लेंगे इसको आप। चलें आगे, ये इसका एक स्ट्रक्चर और मैंने आपको दिखा दिया है, कितने सारे स्ट्रक्चर आपको दिखा दिए हैं, उम्मीद है समझ आया होगा, ठीक है। ओके, ये भी तोरण द्वार है, ये भी तोरण द्वार है, ये भी तोरण द्वार है, और एक तोरण द्वार पीछे है, 4 तोरण द्वार है मैंने कहा। ओके, ये अपर प्रदक्षिणापात, ये लोअर मैंने कहा, 2 प्रदक्षिणापात आ गई, ये अंडा आ गया, ये येष्टि हो गया, छतरी हो गया, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चले आगे। चलिए, कहता है सांची और भरहुत के जो प्रारंभिक स्तूप थे, बिना अलंकरण, अलंकरण मतलब सजावट के, सिवाय पत्थर की वेदिका और तोरण द्वार के, जो इसमें सांचो भरहुत के जो शुरू के जो स्तूप मिले हैं, कहता है उसमें अलंकरण ज्यादा नहीं है, बस अलंकरण किसमें है? पत्थर की वेदिका और तोरण द्वार में। तोरण द्वार बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, और जो वेदिका है उसमें भी बड़ी सारी नक्काशियां, बहुत अच्छा सजाया हुआ है। बाद में जो है स्तूप के टीले पर भी अलंकार और नक्काशी की जाने लगी थी। ओके, अमरावती और शाहजी की ढेरी, शाहजी की ढेरी कहाँ पर है ये स्तूप? पेशावर, पाकिस्तान में। कहता है इसमें ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला का भी काफी उदाहरण मिलते हैं, कि काफी अच्छी इसमें नक्काशी है। कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा, अनमैच्ड स्पेसिमेन ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना, अनमैच्ड। कहता है सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट थॉट एंड ट्रेडिशंस, बौद्ध विचार और परंपराओं की जानकारी का स्रोत है क्या? सांची स्तूपा। कहता है प्रारंभिक बौद्ध धर्म को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है सांची स्तूपा, ठीक है। 7वां टॉपिक हमारा स्तूपा खत्म होता है, इसके बाद आता है स्तूपों की खोज। अमरावती और सांची की नियति, फेट, क्या दोनों की नियति यानी दोनों का भाग्य। कहता है ईच स्तूपा हैज अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन, प्रत्येक स्तूप की अपनी एक हिस्ट्री होती है, अपना एक इतिहास होता है हर स्तूप का, ठीक है। ये अमरावती का स्तूप का आपको मॉडल दिखाई दे रहा है कि इस तरह का रहा होगा, पर बेचारा ऐसा रहा नहीं, ठीक है ना। ये अमरावती का स्तूप का एक मॉडल है। आते हैं, कहता है स्तूप ऑफ अमरावती, द महाचैत्य एट अमरावती इज नाउ जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट टाइटल माउंट।
लिटिल माउंट टोटली डिप्राइव्ड ऑफ इट्स फॉर्मर ग्लोरी। कहता है अमरावती में महाचैत्य अब केवल एक छोटा सा टीला है जो अपने पूर्व गौरव से पूरी तरह वंचित है। छोटा सा टीला रह गया जो उसकी फॉर्मर ग्लोरी थी, उससे कोई उसका बेचारे का संबंध बचा भी नहीं। अमरावती के वर्तमान भाग्य के लिए निम्न कारक जिम्मेदार थे। कौन से फैक्टर हैं जो कि आज जो इसका जो भाग्य है इतना खराब सा हो गया है। कहता है इन 1796 में एक लोकल राजा था, उसने मंदिरों का निर्माण करा रहा था, तो वहां पर अचानक उसको खुदाई में कुछ दिखाई दिया। उसने कहा स्तूप के अवशेष मिले, तो उसने कहा अरे वाह चलो ठीक है भाई, पत्थर मिल रहे हैं, इन पत्थरों को यूज करो, मंदिर बनाने में ले जाओ, इन पत्थरों को निकालो और मंदिर बनाने में ले जाओ। तो उसने वहां से पत्थर ही उठाने शुरू कर दिए और मंदिर में लगाने शुरू कर दिए। कुछ साल बाद कर्नल मैकेंजी आते हैं, उन्होंने भी स्थल का दौरा किया और कई मूर्तियां पाई और इनको उन्होंने ड्रॉ भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी ही नहीं। देखो दुर्भाग्य ये है, कर्नल मैकेंजी ने कोशिश भी की पर उनकी रिपोर्ट तक नहीं छप पाई। क्यों? मैंने कहा सांची में बेगम ने मोटिवेट किया था। मैंने बताया था ना आपको, जॉन मार्शल को उसमें अतिथिशाला में, वहाँ पे एक अतिथिशाला गेस्ट हाउस भी बनाया था, म्यूजियम भी बनाया और उनको फंड भी दिया कि आप काम करिए, आप बुक्स लिखिए, मैं पब्लिश करवाऊंगी, फंड भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनकी तो बुक ही नहीं छप पाई, ठीक है, किसी ने रिपोर्ट भी नहीं छपने दी। कहता है 1854 में गुंटूर, आंध्र प्रदेश में एक जगह गुंटूर के कमिश्नर वॉल्टर एलियट ने अमरावती की यात्रा की और कई मूर्तियां तथा पत्थर जो उत्कीर्ण पत्थर थे सजावटी वाले, उन्हें मद्रास ले गए अपने साथ। देखो जी, ये जो गुंटूर के कमिश्नर वॉल्टर एलियट थे, ये आए और यहाँ से इन्होंने मूर्तियां देखी, चलो भाई अपने साथ ले चले मद्रास। 1850 के दशक तक अमरावती, दशक होता है डिकेड, 10 साल, यानी 50 to 60, 1850 के दशक तक, ठीक है, यानी कि 40 से 50 की बात कर रहा है, के दशक तक अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। सब ले जा रहे हैं, बांट रहे हैं, ले जाओ मिलो। कहता कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कहाँ है एशियाटिक सोसाइटी बंगाल? कलकत्ता। कोई पत्थर वहाँ ले गए भाई, कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस और कुछ तो लंदन तक पहुँचा दिए, ठीक है। कुछ पत्थर मैंने कहा कलकत्ता चले गए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में, कुछ मद्रास चले गए इंडिया ऑफिस में। इंडिया ऑफिस का है मद्रास, एक सोसाइटी थी इंडिया ऑफिस, उसका जो था मद्रास में, कुछ वहाँ पहुँचे और कुछ लंदन तक पहुँच गए। कई मूर्तियाँ अंग्रेज अधिकारियों के बागों में शोभा बढ़ा रही थी। देखो जी, तो अमरावती का भाग्य तो खराब होना ही था। कोई मूर्तियाँ यहाँ जा रही है, कोई मूर्तियाँ वहाँ जा रही है, कोई पत्थर मंदिर बनने में लग रहे हैं, किसी को नहीं पड़ी, लूट रहा है लूटने दो, ठीक है ना। फिर कहता है व्यूज ऑफ H.H. कॉल ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, प्राचीन स्मारकों के संरक्षण पर H.H. कॉल क्या कहते हैं। ओके, ये H.H. कॉल है, सॉरी एस नहीं है, एच है ये, इसे ठीक कर लेना, H.H. कॉल, ठीक है। तो H.H. कॉल साहब कहते हैं, कहता है आर्कियोलॉजिस्ट H.H. कॉल वाज वन ऑफ द फ्यू मैन हु हैड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। प्राचीन स्मारकों के संरक्षण पर H.H. कॉल उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे, ठीक है, इनकी सोच बड़ी अलग थी, अच्छी थी, बाकी सब तो लूटने में लगे। कहता ही रोट इट सीम्स टू मी अ सुसाइडल एंड indefensible policy to allow the country to be looted of original works of ancient art। कहता है इस देश की प्राचीन कलाकृतियों को लूट होने देना तो मुझे एक तरह से आत्मघाती सुसाइडल लगता है और असमर्थनीय नीति, इसको तो मैं समर्थन कर ही नहीं सकता, ठीक है। कहता है ही बिलीव्ड दैट म्यूजियम शुड हैव प्लास्टर कास्ट फैसिमिल्स ऑफ स्कल्पचर्स। वे मानते थे कि संग्रहालय में जो मूर्तियां की प्लास्टर प्रतिकृति रखी जानी चाहिए, रेप्लिका रखनी चाहिए, कॉपी रखनी चाहिए, ओरिजिनल तो वहीं रहनी चाहिए जहां से वो निकली है। Unfortunately, Kaul did not succeed in convincing the authorities about अमरावती। दुर्भाग्य से कॉल अमरावती पर अधिकारियों को इस बात को लिए राजी कर ही नहीं पाए। Although his plea for with preservation of was adopted in the case of सांची, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। चलो कहीं तो बचा, नहीं तो सांची भी लूट जाता। यही कहता है सांची का स्तूप बच गया जबकि अमरावती का नहीं, ऐसा क्यों? ठीक है, ये कहता है व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट। अमरावती नहीं बच पाया और सांची बच गया, ऐसा क्यों? कहता परहैप्स अमरावती वाज डिस्कवर्ड बिफोर स्कॉलर्स अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ फाइंड्स एंड रियलाइज्ड हाउ क्रिटिकल इट वाज द प्रिजर्व थिंग्स वेयर दे हैड बीन फाउंड इंस्टेड ऑफ रिमूविंग देम फ्रॉम द साइट। अमरावती की खोज थोड़ा पहले ही हो गई और तब तक विद्वान इस बात के महत्व को शायद समझ ही नहीं पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने के बदले जहां से वो खोजा गया है वहां पर ही प्रिजर्व करना, सुरक्षित करना, संरक्षित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो चीज़ जहां से खोदी गई है उसे वहीं पर प्रिजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए। इस बात को समझते इससे पहले अमरावती की खोज हो चुकी थी और 1818 में जब सांची की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा भी वहीं गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था।
देखिए, और ठीक है, तो जब इसकी खोज हुई तो सब कुछ अच्छा सुरक्षित था। कहता है फ्रांसीसी और अंग्रेज जैसे 19वीं सदी के यूरोपियन लोगों ने भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम से पूर्वी तोरण द्वार को ले जाने की इजाजत मांगी, जो कि सबसे अच्छा संरक्षित था। उन्होंने कहा पूर्वी तोरण द्वार जो है, हमें ईस्टर्न जो गेटवे है ये दे दो, हम अपने म्यूजियम में ले जाएंगे अपने देश में। परंतु शाहजहां बेगम ने, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, शाहजहां बेगम ने मना कर दिया था। ओके, इसकी पूरी डिटेल वहाँ से आप इसमें से पॉइंट्स ले सकते हैं। मैंने इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखे क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, शाहजहां बेगम ने मना कर दिया था। उसके बाद सुल्तान जहां बेगम हुई थी उनकी उत्तराधिकारी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ना, उन्होंने भी इसके लिए काफ़ी काम किया। अमरावती को बचाने वाला कोई नहीं मिला। जैसे यहाँ शाहजहां बेगम ने बचाया, सुल्तान जहां बेगम ने बचाया, अमरावती को बचाने वाला ऐसा कोई मिल नहीं पाया। ठीक है, सांची में भोपाल की बेगमों के वित्त पोषण द्वारा ही जॉन मार्शल ने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। मैंने कहा उन्होंने वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाया, आप इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, मैंने सारा नहीं लिखा क्योंकि पहले भी समझा चुका हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाया, म्यूजियम बनाया, और मैंने कहा फंड दिया किसे, सर जॉन मार्शल को। आप बुक्स लिखिए, उनके सारे वॉल्यूम्स उन्होंने पब्लिश करने के लिए भी फंड दिया। इसलिए सांची का स्तूप बच गया, अमरावती का नहीं बच पाया। ठीक है, 7 और 8 हो गए टॉपिक। आज का जो इसमें लास्ट टॉपिक है मूर्तिकला, स्कल्पचर। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, हमने ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए, इसका तोरण द्वार का ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तोरण द्वार का ही ये है, ऐसा तोरण द्वार था ना, तो उसका इस साइड में देखिए आप, कितना इसमें नक्काशी अच्छी की हुई है। ठीक है, तो कहता है आपने पढ़ा कि किस तरह से स्तूपों से प्राप्त मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। फर्स्ट पार्ट में बताया था, इससे अभी पहले वाले पॉइंट में बताया, वो ले जाना चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत खूबसूरत और मूल्यवान लगती थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सालभंजिका की मूर्ति, ये हाथी और ये सब बने हुए हैं। ठीक है, ये गज लक्ष्मी की मूर्ति राइट हैंड में, ये बौद्ध वृक्ष जो है आपका ये लेफ्ट हैंड में, ये बौद्ध वृक्ष वाला पार्ट, इसमें पूजा कर रहे हैं लोग। ठीक है ना, ये गज लक्ष्मी की मूर्ति जिसपे हाथी, मैंने कहा जल वर्षा कर रहे हैं, राज्याभिषेक दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो स्कल्पचर में पहला इसमें टॉपिक आता है स्टोरेज इन स्टोन, पत्थर में गढ़ी कथाएं। कहता सांची की मूर्तियां उन कहानियों की सूची है जो जातक के दृश्यों को दर्शाती है। तो जातक कथा बौद्ध धर्म से मैंने कहा जुड़ी हुई है, बुद्ध के पूर्व जन्म और बचपन की कथाएं हैं। यह चित्र जो लिया है वेशांतर जातक से लिया। देखिए इसमें जो चित्र बना हुआ है, इसके अंदर जो पूरी कहानी बनी हुई है, ये वेशांतर जातक से ली गई है। ठीक है, कहता है इस चित्र में क्या है, कहता है यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में जिसने अपना सब कुछ ब्राह्मणों को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहाँ चला गया, फॉरेस्ट में, जंगल में। उस उदाहरण देखो, ये देखिए इसमें पूरी राजकुमार की कहानी है। राजकुमार सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चला जाता है, लोग वहाँ पर उसके वो कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा कहानी के थ्रू चित्र दिखाया गया है। कहता है इस उदाहरण से स्पष्ट है कि इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। ओके, टेक्सचुअल एविडेंस से वो उसको कंपेयर करते हैं। इसमें है उपासना के प्रतीक, सिंबल्स ऑफ वर्शिप। अर्ली स्कल्पचर्स डिड नॉट शो द बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म, इंस्टेड दे शोड हिज प्रेजेंस थ्रू सिंबल्स। गौतम बुद्ध को मानव के रूप में न दिखा के बल्कि प्रतीकों के माध्यम से वो दिखाने का प्रयास किया है। कहता है सांची मूर्ति कला को बौद्ध साहित्य के माध्यम से हम समझने की प्रयास करते हैं। देखिए प्रतीकों के रूप में कैसे समझाया, उपासना के प्रतीक। ये आपको सबसे लेफ्ट में जो दिख रहा है, कहता है वृक्ष, जो ये वृक्ष दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसमें लोग इसके चारों ओर है, मैंने अभी बताया भी था। कहता है सिंबल ऑफ बुद्धास एनलाइटमेंट, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है ये वृक्ष। ठीक है, ये दूसरा आपको पिक्चर दिख रहा है स्तूपा, सिंबल ऑफ बुद्धाज महापरिनिब्बान। स्तूप जो है गौतम बुद्ध के महापरिनिब्बान से जुड़ा हुआ, यानी मृत्यु, मैंने कहा था महापरिनिब्बान कहते हैं इसको। ठीक है, फिर कहता है क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं, उनको तो जीवन मरण से ही मुक्ति मिली थी ना, इसलिए। फिर कहता है व्हील यानी चक्र, सिंबल ऑफ द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा इन सारनाथ। गौतम बुद्ध ने जो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, उसका सिंबल है ये चक्र। ओके, तो मैंने कहा वृक्ष, स्तूप और चक्र ये उपासना के प्रतीक है। तो मैंने कहा किस किस चीज के हैं, आपने देखे। अब इसमें आता है लोक परंपराएं, पॉपुलर ट्रेडिशन। सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से जुड़ी हुई नहीं थी, जैसे सालभंजिका की मूर्ति। जब एक खूबसूरत महिला की स्टैचू दिखाई दी, लोगों ने समझा कि ये स्टैचू बौद्ध धर्म से तो जुड़ी हुई नहीं है, ना ये त्याग से जुड़ी हुई है, ये क्यों जोड़ रखी है। तो लोगों को पहले समझ नहीं आया कि भाई ये तो गौतम बुद्ध से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो कहता है सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां जो बौद्ध मत से सीधी जुड़ी हुई नहीं थी, जैसे सालभंजिका की मूर्ति। इसके बारे में कहता है तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई सुंदर स्त्री की मूर्ति। ओके, मैंने कहा तोरण द्वार के किनारे ये पेड़ पकड़कर झूलती हुई सुंदर स्त्री की मूर्ति। ओके, आइए
कहता ये माना जाता था कि ये जो सालभंजिका की मूर्ति है ये बहुत ही पवित्र मानी जाती थी, ठीक है, कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फल खिल उठते हैं, फूल खिल जाते हैं, फल पक जाते हैं, यह एक शुभ प्रतीक मानी जाती थी। इस कारण स्तूप के अलंकार में इसको यूज किया होगा, ठीक है। ये लोक परंपरा से जुड़ी हुई मूर्ति थी जिसका कि बौद्ध धर्म से कोई मतलब नहीं था, पर लोक परंपरा की चीज़ों को उन्होंने अपने यहाँ स्वीकार किया। मतलब ये बाहर की चीज़ों को भी स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी हमें शुभ प्रतीक या कोई भी चीज़ हमें मिल रही है वो उन सब चीज़ों को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारा धर्म क्या हो रहा है, एनरिच, समृद्ध हो रहा है। कहता है The Salbhanjika motif suggests that many people who turned to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist belief, practices and ideas. तो हम कह सकते हैं कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उससे पहले जो उनके विश्वास थे और बौद्ध धर्म से अलग भी जो दूसरे विश्वास प्रथाएं हैं उन धारणाओं से बौद्ध धर्म समृद्ध हुआ। यानी कि जो पहले जिस धर्म से जुड़ा हुआ था उसने उससे जुड़े हुए भी अपने विचार और जो अपने प्रथाएं थी उनको आगे बढ़ाया, ठीक है, और बौद्ध धर्म के अलावा और भी विश्वास प्रथाओं को उन्होंने उसमें बढ़ाया। इससे बौद्ध धर्म समृद्ध हुआ, ठीक है। ये यूज ऑफ एनिमल इमेजेस एज ह्यूमन क्वालिटीज, एलिफेंट का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एनिमल इमेजेस एज ह्यूमन क्वालिटी। कहता है हाथी, हाथी किस चीज़ का प्रतीक था, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक। कहता है सरपेंट यानी सर्प, ये जो है टेकन फ्रॉम फोक ट्रेडिशन, सिंबल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, लोक परंपराओं से लिया गया मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है ये सर्प। देखिए आगे गजलक्ष्मी दिखाई गई है। कहता है स्टैचू ऑफ अ वुमेन सराउंडेड बाय लोटस एंड एलिफेंट्स विच सीम्स टू बी स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हर। देखिए बीच में एक महिला की मूर्ति दिखाई दे रही है, ठीक है, ये महिला है, चारों तरफ कमल दल खिले हुए हैं, कमल के फूल हैं, ओके। हाथी हैं, हाथी इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर रहे हैं जिससे मैंने कहा ऐसा लग रहा है ये इसका अभिषेक कर रहे होंगे, ठीक है, अभिषेक कर रहे होंगे। कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति, ये हाथी इनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं। कुछ इतिहासकार इसे कहते हैं गौतम बुद्ध की मां माया और कुछ कहते हैं लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी। अब कौन सी है ये तो कंफर्म नहीं, कुछ इसे गजलक्ष्मी बताते हैं, कुछ इसे माया की मूर्ति बताते हैं। कहता है अंडरस्टैंडिंग सांची स्कल्पचर थ्रू बुद्धिस्ट लिटरेचर, सांची स्कल्पचर को बुद्धिस्ट लिटरेचर से समझने के लिए, ठीक है। देखिए तोरण द्वार, मैंने आपको कहा था तोरण द्वार बहुत ही ज़्यादा स्कल्पचर उसमें सजा हुआ है। देखिए कितने उसमें मूर्ति कला के उदाहरण है, पूर्वी तोरण द्वार, ठीक है, ये सारा देखिए आपका ये तोरण द्वार का दिखाया गया चित्र है, ओके, सबको समझ आ रहा है। चलिए कहता है कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में से एक थे जेम्स फर्गुसन। जेम्स फर्गुसन जो है वो जो मॉडर्न आर्ट, ठीक है ना, इसके ऊपर लिखते थे। कहता है इन्होंने सांची का वृक्ष और सर पूजा, सांची को जो है वृक्ष और सर पूजा का केंद्र माना। इन्होंने देखा ऐसी ऐसी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, ये सांची में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सांप की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं। इनको यही ऐसा लगा कि ऐसी ऐसी मूर्तियाँ बनी है, ये कुछ सांप की पूजा और वृक्षों की पूजा करने वाले कोई आदिवासी वगैरह होंगे, ठीक है। तब तक ज़्यादातर बौद्ध जो ग्रंथ है उनका अनुवाद तो हुआ नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन किया और अपनी नॉलेज के बिहाफ पे, अपनी इमेजिन्स के बिहाफ पे उन्होंने इस चीज़ को सोच लिया। तो उन्होंने क्या बताया था कि सांची जो है सर्प और वृक्ष पूजा का केंद्र है। कहता अगर वो बौद्ध साहित्य के आधार पर सांची के स्तूप का अध्ययन करते तो इन प्रतीकों को समझ पाते कि ये प्रतीक बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप इसमें एक और चीज़ आपकी इसमें दी हुई है किताब में, कहता अतीत से प्राप्त चित्र। पत्थर की कलाकृतियाँ लंबे समय तक बच जाती हैं, पत्थर पे जो हम कलाकृति बनाएंगे वो लंबे समय तक टिकेगी, इसलिए इतिहासकारों को ये आसानी से आज भी उपलब्ध हो जाती है। अगर हम किसी वैसी चीज़ में लिखेंगे तो वो तो खराब हो जाएंगे, जैसे पत्तों में लिखे जाते होंगे किसी भी चीज़ में। लेकिन अतीत में चित्रकारी के और भी मीडियम थे, कहता है संप्रेषण के लिए, ठीक है। इसमें से एक आता है अजंता। अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में, अजंता एलोरा की गुफाएं है ना। तो कहता है अजंता यानी महाराष्ट्र की जो चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध है। अजंता की जो गुफाओं में चित्रों में क्या जातक कथाएं दिखाई गई है, इनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्योहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। अजंता की गुफाओं में बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, ठीक है, कभी देख के आइएगा, घूम के आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहता कलाकारों ने त्रिविम रूप देने के लिए अभाभेद तकनीक का प्रयोग किया गया है। 3 डायमेंशनल उन्होंने इस पिक्चर्स को बनाने की पूरी कोशिश की गई है, ठीक है। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। सोचिए इतनी पुरानी कला, आज तक वो चित्र आपको इतने खूबसूरत दिखाई देंगे, कलरफुल और 3D वाले फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो पेंटिंग फ्रॉम द पास्ट, कहता अजंता की गुफाओं का उदाहरण लेता है। अजंता में क्या है, मैंने कहा जातक कथाओं का चित्रण, ठीक है। आज की ये क्लास यहाँ खत्म होती है। इसका लास्ट टॉपिक पार्ट 4 बहुत जल्दी लेके आएंगे, ओके। पहले इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, इसके बाद इसका एक प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर भी आपको भेजा जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चनायर को आप सॉल्व कर पाएंगे। आज की क्लास को ख़त्म करूंगा, मैं फिर कहूँगा इस वीडियो को सभी और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन्हें फॉरवर्ड जरूर करें,
ताकि सभी लोग पढ़ पाएँ। ओके, बच्चों का भी फ़ायदा तभी होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर मिलते हैं। नमस्कार बच्चों।